हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल पर। और मैं हूं आपका दोस्त सुंदर। आज हम फिर से सीख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 की क्वेश्चन आंसर। ठीक है, प्रश्न उत्तर पूरे ही एक सेशन में हम कंप्लीट कर लेंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए, तो जो क्वेश्चन आंसर की अपनी सीरीज चल रही है उसमें हम आज 5वें चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। न्यू एनसीईआरटी जो कि 2025-26 में लागू हुई थी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर के जो पेज है अपना। ठीक है, पेज नंबर 80 पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन है कि क्या बड़ी लंबाइयों जैसे कि दो शहरों के बीच रेल की पटरियों की लंबाई अथवा छोटी लंबाई जैसे कि किसी पुस्तक के पृष्ठ की मोटाई मापने के लिए मीटर मात्रक के रूप में उपयोग सुविधाजनक रहेगा? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बड़ी लंबाई को मापने के लिए किलोमीटर का उपयोग कर सकते हैं हम, मील का उपयोग कर सकते हैं हम। ठीक है, नॉटिकल माइल का उपयोग तो समुद्र में किया जाता है। तो मीटर का उपयोग हम यहाँ पे जैसे किसी की मोटाई नापनी है तो वो हम करेंगे सेंटीमीटर में, छोटे यूनिट का यूज करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि छोटे यूनिट को परफेक्टली लिखना आसान रहता है, जबकि हम बड़े यूनिट का भी यूज कर सकते हैं। मीटर का भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको दशमलव में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहेगा, तो बिल्कुल नहीं। बड़ी लंबाई मापने के लिए बड़े मात्रक जैसे किलोमीटर का, और छोटी लंबाई मापने के लिए छोटे मात्रक जैसे सेंटीमीटर का, मिलीमीटर का उपयोग सुविधाजनक रहता है। ठीक है ना, क्या रहता है? सुविधाजनक रहता है। आगे है, किलोमीटर सूचक पत्थर क्या दर्शाता है? किलोमीटर सूचक पत्थर ये दर्शाता है कि अब जो आगे आने वाली सिटी है वो कितनी दूर है। ठीक है, मतलब किलोमीटर सूचक पत्थर उस स्थान की ठीक है ना, उस स्थान की किसी संदर्भ बिंदु से दूरी दर्शाता है। किसी संदर्भ बिंदु से क्या दर्शाता है? दूरी। इसका मतलब यही है कि जहां वो पत्थर गड़ा हुआ है उससे जिधर हम जा रहे हैं उधर की कितनी दूरी है, और हम कितना आ चुके वो कितनी दूरी है, ये डिसाइड करता है उस बिंदु के संदर्भ में, उस पॉइंट के संदर्भ में। आगे आ गया है अपना वही पाठ्य पुस्तक के ही क्वेश्चन है। तालिका के स्तंभ के अंदर अपने को क्या करना है? मैच करवाना है ना। क्या करना है? इनको मैच करवाना है। तो यहाँ पे है कि दिल्ली एवं लखनऊ के बीच की दूरी। अब दिल्ली और लखनऊ तो बहुत दूर है, दिल्ली से लखनऊ बहुत दूर है ना, तो ये किस में नापेंगे हम? क्या इसमें नापेंगे? तो ये आपका ए है, ये बी है, ये सी और डी। तो दिल्ली और लखनऊ की जो दूरी है हम किलोमीटर में नापेंगे, तो यहाँ पे ए लिख देते हैं। ठीक है, माने किलोमीटर में नापेंगे। सिक्के की मोटाई, तो सिक्के तो बहुत होता है बहुत पतला होता है, तो सिक्के की मोटाई हम मिलीमीटर में नापेंगे इसमें, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे बी, मिलीमीटर। मिलीमीटर का मतलब होता है एमएम, है ना। क्या है? इसमें मापेंगे हम, एमएम में मेजरमेंट करेंगे। इसमें मेजरमेंट करेंगे, एमएम के अंदर हम मेजरमेंट कर लेंगे। फिर बोल रहा है रबर या इरेजर की लंबाई, तो रबर या इरेजर की लंबाई को हम सेंटीमीटर में माप लेंगे, तो यहाँ सी। ठीक है, और बचा कौन है अपना? मीटर। मानी अपने पास है विद्यालय के मैदान की लंबाई, तो मीटर में नाप लेंगे, तो ये हो जाएगा फाइनल अपना डी। ठीक है, समझ में आ गया? मानी इसको इससे, और बाकी तो है ही। चले आगे, आगे चलते हैं। निम्नलिखित को पढ़िए और सत्य कथन के सामने सत्य और असत्य कथन के सामने असत्य लगाइए। ओ, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, पहले से ही, तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, खैर, है ना। मुझे हटा देना चाहिए, किसी किसी में लिखा हुआ रह गया है गलती से। मानी एक सीधी सड़क पर चलती कार की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कोई वस्तु यदि समय के साथ किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह गति क्या कहलाती है? तो वह गति में है, तो ये बिल्कुल है कि वो गति में है।
है ना। अब ये आगे आगा कि 1 किलोमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, बिल्कुल असत्य है, ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, है ना, 1000 मीटर होता है। कितना होता है? 1000 मीटर। और 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। आगे है कि निम्न में से कौन सा लंबाई मापने का मापक यंत्र नहीं है। ठीक है, तो देखो मिलीमीटर में भी लंबाई नापते हैं, सेंटीमीटर में भी नापते हैं, किलोमीटर में भी नापते हैं। अब बलिष्ठ नहीं है, ठीक है, बलिष्ठ नहीं है। ओके, क्या नहीं है? बलिष्ठ नहीं है। बलिष्ठ क्या है मुझे भी पता नहीं है, ठीक है ना। आगे आ गया, इसमें आंसर पहले ही दे रखा है, प्रेक्षण तालिका। आगे अपने को मिलेगी प्रेक्षण तालिका, है क्या इसमें? हाँ है, ठीक है। आगे है कि अपने घर एवं विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न पैमाने अथवा मापन फीते लीजिए और इन सभी पैमानों में से प्रत्येक द्वारा मापे जा सकने वाले लघुत्तम मान को ज्ञात कीजिए। अपने प्रेक्षणों को तालिका में लिखिए। तो प्रेक्षण तालिका अपने को आगे मिलेगी, ठीक है ना। देखो काफ़ी सारे अपने पास फीते होते हैं, बड़ी दूरी को नापने के लिए बड़ा फीता होता है, छोटी दूरी को नापने के लिए छोटा फीता होता है, ठीक है। जैसे अपने जो बच्चे हैं उनके पास स्केल होता है ना, वो भी एक तरीके से फीता ही है। क्या है? फीता ही है। अब देखो ज्यामितीय स्केल जो अपने पास है, 1 मिलीमीटर मानी वो 1 mm को नाप सकता है, 1 मिलीमीटर को नाप सकता है, माने 1 mm को माप सकता है। मीटर स्केल की सबसे छोटी इकाई होती है ना, वो सेंटीमीटर होती है। मीटर स्केल की छोटी इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर होती है। और इंच टेप की होती है इंच, मानी आपको पता है 12 इंच मानी 1 फीट, 1 फीट बराबर कितना होता है? 12 इंच, 12 इंच होता है, ठीक है। मापन टेप, तो मापन टेप फिट में होगा, फिट में मापते हैं उसमें, ठीक है। इसमें मापते हैं फिट में। वर्नियर कैलिपर्स को तो मिलीमीटर में नापते हैं, वो भी कितना? 0.1 मिलीमीटर, बहुत छोटा, ठीक है। स्क्रू गेज जो होता है और भी महीन चीज को नापता है, वो होता है 0.01 mm, ये और भी छोटी चीज को नापता है स्क्रू गेज, ठीक है। अब स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज जो है, स्क्रू गेज तो एक चिन्ना सा छोटी छोटी दूरी को मापने वाला होता है। एक ऐसा होता है, एक ऐसा ना, ऐसे करके ऐसे गेज रहता है, यहाँ से घुमाने का रहता है और यहाँ से आगे जाता है। यहाँ से कोई वस्तु इसके अंदर रख के हम उसका मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? उसका मेजरमेंट। स्क्रू गेज ऐसा होता है, ऐसा, यहाँ एक घुमाने का रहता है, यहाँ से आगे निकलता है मापने के लिए। बहुत छोटी दूरी को भी क्या करता है? मापता है। मान लीजिए आपके विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर है, माने 1.5 किलोमीटर, ठीक है। क्या है? किलोमीटर है। इसे किस में व्यक्त करना है अपने को? मीटर में व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे? मीटर में व्यक्त करने के लिए हम जानते हैं कि भाई, चूंकि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है आपका 1000 मीटर। तो 1.5 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे। 1 0 से ये 10 ये हट जाएगा, सॉरी 15 को 100 से गुणा करेंगे 1500 मीटर हो जाएगा। कुछ गले में दिक्कत हो रही है, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा ठंडा पानी क्या कहाँ से आता हुआ। दिक्कत हो रही है भाई। चलो कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा अपना? 1500 आंसर आ जाएगा। आगे चलिए कि एक गिलास या बोतल लीजिए। गिलास या बोतल के तल के वक्र भाग की लंबाई मापिए और लिखिए, ठीक है। तो कोई भी अगर हम गिलास या तल लेंगे तो उसके वक्र भाग की जो लंबाई है वो नापेंगे। तो आसानी से अपन फीते को घुमा के नाप सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मानी गिलास या बोतल के तल के वक्र भाग की लंबाई लचीले
फीते से मापते हैं। लचीला फीता होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, हम कपड़े सिलवाने जाते हैं तो जो दर्जी कपड़े लेके नाप लेता है अपने, वो लचीले फीते से ही लेता है, तो हम उस फीते से नाप करेंगे। ठीक है, धागे का उपयोग कर सकते हैं। और गिलास के तल के वक्र भाग की लंबाई 1.7 मीटर है। ठीक है, 7.2 मीटर सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो एक बात समझिए, अगर अपने पास लचीला फीता नहीं है तो हम क्या करेंगे, किसी धागे से ही उसको गोल गोल घुमा के नाप लेंगे, और फिर उसको जो सीधा फीता है उससे यूं करके नाप लेंगे, यूं करके नाप लेंगे सीधे फीते से। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चलिए, आगे अपने पास है कि अपने दोस्त की लंबाई मापिए और उसे मीटर में सेंटीमीटर में एवं मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो मेरे दोस्त की जो लंबाई है जो भी होगी 1.25 मीटर है, मीटर में हम माप रहे हैं। तो अगर इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, किस में, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में तो पहले ही है, तो हम उससे सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1.25 मीटर के अंदर हम किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो इस दशमलव का हटाएंगे, नीचे क्या लगा देंगे, 100, क्योंकि दो संख्या है ना, और 2 जीरो से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 125 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम उसे मिलीमीटर में नापेंगे तो हमें पता है कि ये तो कितना आ गया, 125 सेंटीमीटर आ ही गया अपना। अब हमें एक बात और पता है, चूंकि क्या बात पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, जिसे हम कहते हैं mm। तो 10 से गुणा और कर देंगे तो ये हो जाएगा 125 इंटू 10, तो ये हो जाएगा अपना 1250 mm। mm का मतलब होता है मिलीमीटर। क्या होता है मेरे गाइस, मिलीमीटर होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि आपको एक सिक्का दिया है, आपको क्या दिया है, एक सिक्का दिया है आपको, है ना, क्या दिया है आपको, एक सिक्का दिया है। अनुमान लगाएं कि किसी पुस्तक के एक ओर के पूरे किनारे पर रिक्त स्थान छोड़े बिना एक के बाद एक रखने पर कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। पुस्तिका के उसी किनारे और सिक्के को 15 सेंटीमीटर के पैमाने पर माप कर आप अपने अनुमान का सत्यापन कीजिए। ठीक है, तो क्या कहा गया है, 15 सेंटीमीटर, है ना। आपको एक सिक्का दिया गया है। अनुमान लगाइए कि किसी पुस्तिका के एक और के पूरे किनारे पर कोई रिक्त स्थान छोड़े बिना एक के बाद एक रखने पर कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। पुस्तिका के उसी किनारे की ओर सिक्के को 15 सेंटीमीटर के पैमाने पर माप कर अपने अनुमान का सत्यापन कीजिए। ठीक है, अब देखो अपने पास सिक्का तो है नहीं, क्या नहीं है, सिक्का नहीं, लेकिन टोटल जो एक पुस्तक है उसको एक तरफ अगर हम रखेंगे तो 15 सिक्के आ रहे हैं, मतलब इधर कितने आ रहे हैं, 15 सिक्के आ रहे हैं। कितने सिक्के आ रहे हैं, इधर 15 सिक्के आ रहे हैं। ठीक है, तो टोटल जो लंबाई है इसकी 15 सेंटीमीटर है ना, सॉरी 15 सेंटीमीटर आ रहे हैं। सिक्के कितने हैं वो, तो हम एक सिक्के की लंबाई नापेंगे। ठीक है, एक सिक्के क्या करेंगे, लंबाई नापेंगे। तो अपन क्या कर लेते हैं, अनुमान लगाने के लिए तो बोल ही रहा है लगाने को, तो लेकिन हम वैसे भी अपने पास देखो 15 सेंटीमीटर अपने ने क्या ले लिया है, सिक्का ले लिया है। ठीक है, तो मैं इसका अगर मेजरमेंट करूँ बीच में से तो लगभग ये आ रहा है भाई साहब, पूरा 2.5 सेंटीमीटर का आ रहा है, 2.5 सेंटीमीटर का एक सिक्का आ रहा है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर का एक सिक्का आ रहा है, 2.5 सेंटीमीटर का। तो अपने पास कुल कितने सिक्के रख सकते हैं, तो 15 तो ये अपने पास सेंटीमीटर है, और एक जो सिक्का है, ठीक है,
उसकी लंबाई जो है वो कितनी है 2 पॉइंट, ठीक है 2.5 सेंटीमीटर। तो कुल कितने सिक्के रखे जाएंगे तो वो कर देते हैं, तो 15 बटे में 2.5 दशमलव हटेगा, यहाँ पे 0 लगेगा, ठीक है। ये 25 से कट जाएगा 6 बार, तो 6 सिक्के आएंगे, 6 सिक्के, ठीक है 6 सिक्के आ जाएंगे अपने पास। ये हो गया अपना आंसर। कितने सिक्के आ जाएंगे अपने पास, टोटल मिला के 6 सिक्के आ जाएंगे। आ गई बात समझ में, ठीक है। आगे चलिए, अब यहाँ पर ये कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर अनुमान लगाने के लिए बोला है ना। इसको तो छोड़ो, क्या दिया हुआ है वो यहाँ पे 15, एक मिनट चलिए, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा अनुमान जो लगाया गया है कुछ और मान के लगाया गया है। अब देख लेते हैं कि यहाँ बोल रहा है कि 10 सिक्के आएंगे। अब छोड़ो, देखो कि हाँ हमें दिए गए सिक्के के आधार पर हमारे अनुमान से पुस्तिका के एक और के पूरे किनारे पर कोई रिक्त स्थान छोड़े बिना एक के बाद एक सिक्का रखने पर 9 सिक्कों की आवश्यकता होगी। हम अपने अनुमान के सत्यापन के लिए 15 सेंटीमीटर के पैमाने के सिक्के के मध्य भाग पर खड़ा रखकर उसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। यह लंबाई कितनी है अपनी 1.8 सेंटीमीटर है। तो देखो हमने कितनी मानी थी यहाँ पे 2.5, क्योंकि अपना सिक्का कितने का आ रहा था 2.5 का आ रहा था। यहाँ पे क्या हो गया है 1.80 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो कम हो गई है, तो सिक्कों की संख्या बढ़ गई है। हमने दूरी ज़्यादा ली है तो सिक्कों की संख्या कम रह गई है, ठीक है ना। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए कि सरल वृत्तीय और दोलन गति के दो उदाहरण दीजिए, ठीक है। मानी सरल रेखा का एक उदाहरण देना है, वृत्तीय गति का देना है और दोलन गति के दो उदाहरण देने हैं। तो सबसे पहले आ गया अपने पास कौन है, सरल रेखीय गति। मतलब सीधी रेखा में अगर कोई गाड़ी गति कर रही है तो वो सरल रेखीय गति होती है, ठीक है ना। तो वृक्ष के नीचे गिरता हुआ फल, माने ऊपर कोई वो है, जैसे मान लीजिए यहाँ ये पेन है और मैं इसको छोड़ दूं यूं, तो ये नीचे आएगा सीधा, तो सरल रेखीय गति है। कौन सी गति है, सरल रेखीय गति। मैं गेंद को नीचे से फेंकूं वापस वो आएगी, तो वो सरल रेखीय गति है, ऊपर से नीचे आना, ठीक है ना। आगे आ गया कि विद्यार्थियों द्वारा सीधी रेखा में मार्च पास्ट करना। विद्यार्थी करते हैं ना 1 2 1 1 2 1 ऐसे करते हैं ना स्कूल के अंदर, तो बस वो वाली जो गति सीधी चलते हैं वो, ठीक है। अब आ गए अपने पास वृत्तीय गति के उदाहरण। वृत्तीय गति का मतलब होता है गोलाकार। तो आपको पता वृत्तीय गति, एक जो पहिया होता है वो वृत्तीय गति करता है, एक जो गोल वाला झूला होता है वो वृत्तीय गति करता है, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो साइकिल का पहिया, साइकिल के पहिए का घूमना, कोई भी पहिया हो सब वृत्तीय गति ही करते हैं। आगे आ गया घूमने वाला झूला, मेरी गो राउंड होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों के लिए गाड़ियां बनी रहती है एक गोल झूले पर, और फिर उसको बच्चों को बिठा के और उसको घुमाया जाता है किसी आदमी द्वारा, तो फिर घूमता है वो, है ना। तो मेरी गो राउंड जो गोल झूला होता है वो वृत्तीय गति के है। अब आगे अपने पास दोलन गति के उदाहरण बताने हैं। तो दोलन गति के उदाहरण है अपने क्या है, पेंडुलम, मानी घड़ी के लोलक की गति, है ना। घड़ी का लोलक का मतलब होता है वही पेंडुलम। घड़ी के अंदर देखो जो आती है, एक घड़ी आती है जिसमें ये यूं एक पेंडुलम लटकता रहता है, वो यूं चलता रहता है, ठीक है। इसे कहते हैं दोलन गति। क्या कहते हैं, दोलन गति। और एक अपना झूला है ना, किसी पेड़ के बांध देते हैं और नीचे बच्चा झूलता रहता है यूं 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 यूं, मतलब आगे पीछे यूं चलता रहता है, तो वो दोलन गति है। कौन सी गति है, दोलन गति। तो दो उदाहरण हो गए। आगे आ गया कि अपने चारों ओर विभिन्न वस्तुओं पर ध्यान दीजिए और कुछ वस्तुओं की लंबाई mm में, कुछ की सेंटीमीटर में और कुछ की मीटर में व्यक्त करना आसान होता है। प्रत्येक श्रेणी में 3 वस्तुओं की सूची बनाइए, प्रत्येक श्रेणी में 3 वस्तुओं की सूची बनाएं और तालिका में लिखिए, ठीक है। तो देखो mm में किसकी नाप सकते हैं अपन, तो mm में नाप सकते हैं सिक्के की, ठीक है। सिक्के की मोटाई नाप सकते हैं अपन, है ना। जो सिक्का होता है ना उसकी मोटाई नाप सकते हैं mm में,
है ना। और क्या नाप सकते हैं mm के अंदर, और नाप सकते हैं कोई तार, है ना, वायर, तार नाप सकते हैं, तार की मोटाई mm में नाप सकते हैं। ठीक है, क्या नाप सकते हैं, तार की मोटाई नाप सकते हैं। और क्या नाप सकते हैं भाई mm के अंदर, बताओ। अपना स्केल की मोटाई नाप सकते हैं, है ना, स्केल, स्केल, स्केल की मोटाई, मोटाई। ठीक है, आगे आ गया अपने पास सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में अपन क्या नाप सकते हैं, तो सेंटीमीटर, मेरी जो लंबाई है, चौड़ाई है, तो लंबाई नाप सकता हूँ मेरी, है ना। तो कपड़े की लंबाई, मेरी लंबाई, ठीक है, तो लंबाई, लंबाई में मेरी नाप सकता हूँ लंबाई। चप्पलें नाप सकता हूँ कि चप्पल कितनी लंबाई की है, चप्पल, चप्पल, ठीक है, चप्पल, चप्पल के लंबाई नाप सकता हूँ, है ना। क्या नाप सकता हूँ, चप्पल की लंबाई नाप सकता हूँ। और क्या नाप सकता हूँ, मीटर में क्या नाप सकता हूँ, तो मीटर में मैं कपड़ा नाप सकता हूँ, कपड़ा, कपड़ा, ठीक है, मीटर में कपड़ा नाप सकता हूँ। मेरे घर की लंबाई नाप सकता हूँ, घर, घर की लंबाई नाप सकता हूँ, ठीक है। और रोड, रोड की लंबाई मतलब रोड की चौड़ाई, रोड की चौड़ाई नाप सकता हूँ, ठीक है। क्या नाप सकता हूँ, रोड की चौड़ाई नाप सकता हूँ। तो इन वस्तुओं को हम नाप सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, mm में क्या नाप सकते हैं, घड़ी का डायल जो होता है, घड़ी का डायल माने घड़ी अपनी कितनी मोटी है वो नाप सकते हैं। मोबाइल की मोटाई नाप सकते हैं, कांच की मोटाई नाप सकते हैं mm में, कांच कितना मोटा है, ज़्यादा नहीं होता ना। आगे हो गया सेंटीमीटर में, टेबल की लंबाई चौड़ाई नाप सकते हैं। मित्र के कद की ऊंचाई, मेरी कद की ऊंचाई कितनी वो नाप सकते हैं। पेड़ के पत्तों की मोटाई कितनी है वो नाप सकते हैं सेंटीमीटर में, चौड़ाई कितनी वो नाप सकते हैं। एम मीटर में क्या नाप सकते हैं, अपने घर की लंबाई नाप सकते हैं, टंकी की ऊंचाई नाप सकते हैं, सड़क की चौड़ाई नाप सकते हैं। ये सब हम मीटर में नाप सकते हैं अंदाजा लगा के, है ना। आगे आ गया अपने पास कि एक रोलर एक रोलर कोस्टर का ट्रैक चित्र में दिखाए गए आकार में बनाया गया है। एक गेंद बिंदु क से प्रारंभ होती है और बिंदु च से निकल जाती है ना। बिंदु क से प्रारंभ होती है, यहाँ से आएगी कोई गेंद, यहाँ घूम के यूं निकल जाएगी बिंदु च से, मानी कैसे आएगी, बिंदु च से चली जाएगी। ठीक है, तो रोलर कोस्टर गेंद की गति के प्रकार और ट्रैक के संगत भागों की पहचान कीजिए। तो ट्रैक कौन सा रहेगा, इसका तो गोल ट्रैक रहेगा। पहले तो सरल रेखीय गति आएगी, फिर यूं गोल घूमेगी, फिर सरल रेखीय गति जाएगी। तो गोल घूमने वाली गति को बोलते हैं वृत्तीय गति। कौन सी गति कहते हैं, वृत्तीय गति। तो यहाँ जो गति रहेगी वो कौन सी गति रहेगी, तो वो रहेगी आपकी, ठीक है। तो पहले तो सरल रेखा में आएगी, फिर कैसे ख के मध्य में बिंदु, ये बिंदु है, फिर डै से च के मध्य में, और वृत्तीय गति रहेगी ख ख ग और यहाँ तक, है ना, क ख घ और ढ तक, न तक, ये वृत्तीय गति रहेगी। अब समझ लो जरा, मानी यहाँ से यहाँ तक तो सरल रेखीय गति, फिर यहाँ से वृत्तीय रेखीय गति यहाँ तक, ठीक है, फिर सरल रेखीय गति चलेगी, है ना, फिर क्या चलेगी, सरल रेखीय गति चलेगी। तो गोल घूमने वाली गति को क्या कहते हैं, हम वृत्तीय गति कहते हैं। आप लोग में लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। आगे चलिए, तस्नीम शाम एक मीटर पैमाना बनाना चाहती है, मीटर पैमाना बनाना चाहती है। वह उसके लिए निम्नलिखित सामग्री पर विचार करती है। प्लाईवुड, कागज, कपड़ा, लचीला रबर, स्टील आदि इनमें से किसी एक वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहती। ठीक है, क्यों, है ना। अब देखो कि उत्तर है कि मीटर पैमाने का उपयोग सरल रेखा में लंबाई मापन हेतु किया जाता है ना। सरल रेखा में यदि हम कोई लंबाई नापनी है तो मीटर पैमाने का उपयोग करेंगे। इसलिए तस्नीम को ऐसी सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए जो लचीली या खींचने वाली हो। अतः इससे कागज, कपड़ा, लचीली रबर का उपयोग मीटर पैमाने बनाने में नहीं करना चाहिए। मीटर पैमाने बनाने में क्या नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब मीटर पैमाने यदि अपने को बनाना है तो कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं ले, जैसे कपड़ा ले लें कि वो बधेगा, कागज ले लें कि वो सिकुड़ जाए, बध जाए, ऐसा नहीं लेना है। कोई स्टेबल होना चाहिए,
ठीक है। तो मीटर पैमाना बनाने के लिए एक ऐसा रबर काम में ले सकते हैं, रबर जो जिसके अंदर धागे लगे हुए हों, ऐसे धागे जो बंधते नहीं हो, ठीक है ना। या फिर हम कोई लोहे की वस्तु काम में ले सकते हैं, लोहे का जो टेप है वो काम में ले सकते हैं, ठीक है। हमें ऐसी वस्तु काम में नहीं लेनी चाहिए जो क्या है, खींचने पर लंबी हो जाए, है ना। आगे चलिए, अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए लंबाई के मात्रकों का रूपांतरण पर एक कार्ड का खेल बनाने के संबंध में विचार कीजिए। इसकी योजना बनाइए और इसे विकसित कीजिए। इसकी योजना बनानी है और इसे क्या करना है, अपने को विकसित करना है। मानी अलग अलग लंबाई तथा संगत इकाइयों जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर वाले विभिन्न कार्ड बनाए जा सकते हैं। प्रत्येक कार्ड में एक इकाई लिख सकते हैं, mm में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में लंबाई हो सकती है, जिसका मिलान खिलाड़ी किसी दूसरी इकाई में उसके समकक्ष मान से कर सकते हैं। जैसे 1 किलोमीटर के कार्ड का मिलान 1000 मीटर वाले कार्ड से कर सकते हैं, ठीक है। मानी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो ये आपस में बराबर ही होते हैं, तो इनका इसे मिलाना आसानी से हो जाएगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का मिलान हम 10 mm से कर सकते हैं, है ना, 10 mm से कर सकते हैं, तो ऐसे मिलाना हम कर सकते हैं। आगे आ गया अपने पास बहुचयनात्मक प्रश्न। बहुचयनात्मक प्रश्न का मतलब है कि भाई साहब उत्तर अब किस में आने वाला है, उत्तर आने वाला है अपना किसमें उत्तर आएगा, अब आएगा अभ्यसदय में। मानी बहुचयनात्मक मानी काफी सारे आंसर हो गए, उनमें से कोई एक बोले लंबी दूरी के मापन के लिए उपयुक्त मात्रक है, कि बहुत लंबी दूरी मापनी है, उसके लिए उपयुक्त मात्रक क्या होगा। तो मीटर में नहीं लूंगा, सेंटीमीटर में नहीं लूंगा, किलोमीटर लूंगा, मिलीमीटर भी नहीं लूंगा, क्योंकि ये बहुत छोटे मात्रक हैं, ये बहुत छोटे मात्रक। किलोमीटर बहुत बड़ा मात्रक है, ठीक है, किलोमीटर बहुत बड़ा मात्रक है। लुढ़कती हुई गेंद किस प्रकार की गति करती है। लुढ़कती हुई गेंद मन गोल गोल घूम रही है ना, तो गोल गोल घूम रही है तो घूर्णन गति, कौन सी गति करेगी बताओ। वर्तुल एवं सरल रेखीय गति, कौन सी गति करेगी, सरल रेखीय एवं घूर्णन गति, सरल रेखीय गति करेगी। मानी यहां से कोई बॉल है, घूमना प्रारंभ करती है, यहां आती है, तो इधर से धक्का मारेंगे तभी तो इधर जाएगी, तो वो गोल गोल घूमती जाएगी, तो घूर्णन गति हो गई, और सरल रेखा मन सीधी जा रही है तो सरल रेखीय गति हो गई। तो अपना क्या आंसर हो जाएगा, द आंसर हो जाएगा। आगे हो गया सरल रेखा के अनुदिश गति को कहते हैं, तो सरल रेखा के अनुदिश गति को कहते हैं सरल रेखीय गति। क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखा मानी सीधी रेखा के अनुदिश गति, सीधी रेखा में अगर कोई वस्तु जा रही है तो सरल रेखीय गति कहलाती है। आगे आ गया 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं भाई, मिलीमीटर जिसे हम कहते हैं। तो ये हो गया अपना ये, ठीक है, ओके। और आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो वो 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो वो होते हैं 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। आगे चलिए, प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। प्राचीन भारत में छोटी इकाई को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, तो वो किया जाता था अंगुल का। अंगुल का मतलब तो उंगलियों का, 1 उंगली का, 2 उंगली का, 3 उंगली का, 4 उंगली का, ऐसे नाप के, ठीक है ना भाई, 4 उंगली की हो गई तो अंगुल का प्रयोग करते थे। इंच का मान है, इंच का मान, तो इंच का मान होता है 1.54 सेंटीमीटर, 2.54, 2.45 और 2.26। तो ये जो रहेगा ना, इसका रहेगा भाई साहब 2.54 सेंटीमीटर रहेगा। 2.54 सेंटीमीटर अपना रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 2.54 सेंटीमीटर रहने वाला है। आगे बात समझ में। मिलीमीटर का संकेत है, बताओ मिलीमीटर का संकेत, तो देखो ये भी mm ही है और ये भी mm ही है, तो ये होगा
बड़ा एम नहीं आता मिलीमीटर में, ठीक है ना। कौन सा आंसर आएगा, से आंसर आएगा। मिलीमीटर को देखो, सेंटीमीटर को सीएम से, मिलीमीटर को एमएम से, किलोमीटर को केएम से, के बड़ा और एम छोटा होता है इसमें, ठीक है, और मीटर को छोटे एम से। चलिए, झूले की गति, झूले की गति कैसी होती है, तो यूं यूं गति करता है, वो होती है दोलन गति। कौन सी गति होती है झूले की गति, दोलन गति होती है प्यारे बच्चों। कौन सी गति होती है प्यारे बच्चों, दोलन गति होती है। मापन के मापन के मानक मात्रकों की प्रणाली कहलाती है। मापन के मानक की प्रणाली क्या कहलाती है, एसआईएस, एसआई प्रणाली, आईएस प्रणाली या एसआई प्रणाली, तो बताओ कौन सी कहलाएगी, तो ये है एसआई, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो रहती है वो प्रणाली होती है। आवर्ती गति का उदाहरण बताइए, आवर्ती गति का उदाहरण, आवर्त गति का उदाहरण, ठीक है, सैनिकों की परेड, गेंद का लुढ़कना, लोलक, उपयुक्त सभी। तो लोलक जो होगा वो आवर्त गति में होगा, ठीक है, लोलक जो रहता है वो किस में रहता है, आवर्त गति के अंदर रहता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है तो समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को कहते हैं गति। समय के साथ अगर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब हो रहा है गति हो रही है। क्या हो रही है, गति। किसी घड़ी के सेकंड की सुई की नोक की गति क्या होगी, तो वो होगी वृत्तीय गति। क्या होगी, वृत्तीय गति, ठीक है ना। कौन सी गति होगी, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति कैसी होती है मैं समझाऊं, गोल एक बिंदु के चारों तरफ घूमना, मतलब यूं, तो ये ऐसे होगी तो ये चारों तरफ यूं घूमेगी ना, तो वृत्तीय गति हो जाएगी। लंबाई का मान लिखते समय, लंबाई का मान लिखते समय संख्या और मात्रक के बीच में स्थान छोड़ना होता है, ठीक है। मान लंबाई, लंबाई यह आएगा लंबाई और यह आएगा मात्रक, ठीक है। जैसे मैं लिखूं 5 सेंटीमीटर, तो ये गलत है, मुझे लिखना है 5 और फिर एक छोटा सा गैप, फिर लिखूंगा सेंटीमीटर। ये वहां पे दर्शाना नहीं है, ये डैश, ये थोड़ा गैप देना है एक अक्षर का, ठीक है। ये ऐसे नहीं लिखना है, एक अक्षर का गैप देके लिखना है। आगे आ गया वृत्तीय गति एवं दोलन गति दोनों ही, वृत्तीय गति एवं दोलन गति दोनों ही प्रकृति में आवृत्ति गति है। कौन सी गति है, आवृत्ति गति है। कौन सी गति है, आवृत्ति गति है, ठीक है। आगे है कि जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर उधर गति करती है तब उसकी गति को हम दोलन गति कहते हैं। क्या कहते हैं, दोलन गति, ठीक है। मतलब कोई भी स्थिति, जैसे यहां से यहां खड़ी है और यहां से बंधा हुआ है, तो ये इधर, यहां से इधर इधर कर रही है, माने अपनी स्थिति के या तो उधर या इधर गति करने क्या कहलाता है, दोलन गति कहलाता है। लंबाई का मात्रक मीटर है, तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, मीटर है। आईएस नहीं होता, एसआई होता है, ठीक है ना। क्या होता है, एसआई होता है, आईएस नहीं होता, एसआई होता है। चलिए आगे चलते हैं। सत्य आ गया कि सरल रेखा के अनुदिश गति को वर्तुल गति कहते हैं, तो ये बिल्कुल असत्य है। सरल रेखा के अनुदिश गति को क्या कहते हैं, सरल रेखा गति कहते हैं, ठीक है। सीधी गति कहते हैं, तो असत्य है। वर्तुल गति नहीं कहते हैं, सरल रेखा गति कहते हैं उसे। 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं, ये भी असत्य है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होते हैं, 100 मिलीमीटर नहीं होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 10 होते हैं। आगे आ गया, आगे है कि लंबाई के मात्रक मीटर का प्रतीक है। लंबाई के मात्रक मीटर का प्रतीक अहम है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। किसी वक्र रेखा
किसी वक्र मानी गोल हो सकता है या यूं हो सकता है, किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग कर माप सकते हैं, तो बिल्कुल असत्य है, सीधे से नहीं नापेगा। वक्र रेखा है तो वक्र रेखा यूं गोल गोल यूं हो सकती है, कोई वक्र रेखा, ऐसी रेखा को हम वक्र रेखा कहते हैं। कॉलमों को मिलाना है क्या करना है, कॉलमों को मिलाना है। तो बताइए सुई घड़ी की सुई वृत्तीय गति में घूमती है, तो वृत्तीय गति होगी, वृत्तीय गति होगी, है ना। मार्च पास्ट सीधी गति में चलता है, तो मार्च पास्ट सीधा चलता है तो होता है सरल रेखी गति होती है। झूला होता है दोलन गति करता है, आपको पता है, उदाहरण देखे थे हमने। और लोलक कौन सी गति करता है, आवृत गति करता है, हा? ना 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 ना। देखो झूला भी और लोलक भी, दोनों के दोनों जो कौन सी गति करते हैं, दोलन गति करते हैं, ठीक है। और आवर्त गति के अंदर दोनों ही आते हैं, आवर्त गति के अंदर दोनों ही आते हैं, दोलन आता है और आवर्त गति भी आती है, आवर्त गति में दोलन भी आता है, तो बात एक ही है। ठीक है, झूला भी दोलन गति भी करता है, झूला झूला यूं यूं, ठीक है, तो दोलन गति भी करेगा, ध्यान रहे। और लोलक आवर्त गति आवर्त गति नहीं, दोलन गति भी करता है, तो दोनों एक ही बात है, दोनों क्या है, एक ही बात है। आगे चलिए, अपने पास है कि 1500 mm, 1500 mm को क्या कहेंगे बताओ, 1000, 2000, 2000 mm। यहां तो कुछ एक चीजों को अपने को जोड़ना पड़ेगा, है ना। 1500 mm तो ये हो जाएगा अपना, ठीक है, 1.5 मीटर, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि mm का मतलब होता है मिलीमीटर, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 1.5 मीटर में हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। कि जो अपने पास 1500 mm है, इसे मैं इंच में बदलूंगा, पहले तो 10 का भाग दे दूंगा, ठीक है, तो 150 सॉरी सेंटीमीटर में बदला है मैंने, सेंटीमीटर। अब इसे मीटर में बदलूंगा तो 100 का भाग दे दूंगा, तो इसे कटेगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो 1.5 मीटर, ठीक है, तो ये सही बात हो गया, है ना। एक बात तो हो गया अपना। 2 इंच के लिए अपना ये काम आएगा, 1000 mm बराबर 1 मीटर है, ये आएगा काम, और बचा हुआ ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे अपने पास आ गए हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न। अति लघुतरात्मक प्रश्न का मतलब होता है कि जो एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं सॉरी, जो एक एक लाइन के क्वेश्चन आंसर होते हैं, है ना, आंसर जिनके एक लाइन के होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं दोलन गति। क्या कहते हैं उन्हें हम, सॉरी, है ना, अति लघुतरात्मक। थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, इस वजह से थोड़ी सी
चलिए भाई चलिए, है ना, थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, पर अपना जो चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे, तबीयत कितनी ख़राब क्यों ना हो। अभी 5वां ही चल रहा है, अपने को अभी 7 चैप्टर और करने हैं। इसके बाद आगे आ गया कि बालिस्थ मानी हैंड स्पैम, मतलब ये बालिस्थ होता है ना, ये पूरा हैंड, ये वाला, ये जिसे हम कहते हैं ये वाले ना, ये है ना, हाथ के पंजे की चौड़ाई को बलिस्थ है या हैंड स्पैन कहते हैं। ठीक है, हाथ के पंजे की चौड़ाई को क्या कहते हैं? बलिस्थ कहते हैं, बलिस्थ कहते हैं। ये हाथ का जो पंजा होता है ना, ये बलिस्थ कहलाता है। इतना आगे आ गया, किसी वृक्ष के तने की मोटाई मापने के लिए किस प्रकार का पैमाना उपयुक्त होता है? तो उसके लिए हम सॉफ्ट पैमाना यूज लेंगे, लचीला पैमाना। लचीला पैमाना कौन सा? जो कपड़े नापने का होता है ना, जो अपनी लंबाई नापने के लिए होता है। बोले कितने सेंटीमीटर की बुरशीट आएगी, कितने का आपका ये कंधे कितने हैं, गला कितना है चौड़ा, तो वो वाला जिससे नापते हैं। तो किसी वृक्ष के तने की मोटाई के मापन के लिए सीधे तौर पर मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, मीटर पैमाने का मतलब 1 मीटर का जो लोहे की छड़ होती है ना, उसका यूज नहीं करते। 1 मीटर का जो लोहे की छड़ होती है उसका यूज नहीं करते हैं, तो मीटर पैमाने का यूज नहीं करते हैं। ऐसे मापन के लिए हम दर्जी के, है ना, दर्जी के फीते जैसी लचीले मापन फीते का फीता अधिक उपयुक्त होता है। फीता क्या होता है? अधिक उपयुक्त होता है। आगे चलिए, किसी पैमाने को रखने की सही विधि क्या है? तो किसी पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश मानी साथ, अनुदिश का मतलब होता है साथ रखना चाहिए। ठीक है, अगर किसी वस्तु को, जैसे मुझे ये नापना है, तो मैं इसको अड़ा के इसके चपका क्यों नापूंगा? दूर से यूं नहीं नापूंगा, ले ऐसे नहीं नापूंगा, पास में से अड़ा के इसके ऐसे अड़ा के नापूंगा, ऐसे अड़ा के नापूंगा कितना है ये, समझ गए ना। आगे है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी लंबाई का मापन कैसे करते हैं? दृष्टिबाधित विद्यार्थी लंबाई का मापन कैसे करते हैं? तो दृष्टिबाधित विद्यार्थी लंबाई के मापन के लिए उभरे अंकन बिंदु वाले पैमाने का उपयोग कर सकते हैं या करते हैं, जिन्हें स्पर्श से महसूस किया जा सकता है। ठीक है, अब मुझे आप बताओ फटाफट से कमेंट में कि जो वो लोग पढ़ते हैं उभरी हुई है ना, ऐसे उंगली लगा के जो पढ़ते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, कौन सी कैलीग्राफी है वो, मानी कौन सी वो है ना। ठीक है, मुझे बताना फटाफट से कमेंट में कि वो कौन सी उससे नापते हैं, है ना, पढ़ते हैं उंगलियां लगा के। आगे आ गया कि लंबाई के मापन से प्राप्त परिणाम के कितने व कौन से भाग होते हैं? तो लंबाई के मापन से प्राप्त परिणाम के 2 भाग होते हैं, एक भाग अंक और दूसरा भाग मापन का मात्रक। ठीक है ना भाई, एक तो अंक लिखेंगे कि भाई 5, और बाद में मीटर नाप रहे हैं, या 5 सेंटीमीटर नाप रहे हैं, या 5 mm नाप रहे हैं, या 5 फीट नाप रहे हैं। क्या तो मात्रक होना जरूरी है। इस अंक के साथ साथ क्या होना जरूरी है? मात्रक होना भी बेहद जरूरी है। मैं कहूं कि भाई मैं 5 लंबा हूं, और तू 5 सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, मीटर है, क्या है तू, फिट है भाई, ये पता होना चाहिए ना अपने को, तो मात्रक होना बेहद जरूरी है। आगे वक्र रेखा की स्थिति में लंबाई का मापन किस प्रकार किया जा सकता है? तो वक्र रेखा की स्थिति में लचीले पैमाने फीते या धागे का उपयोग कर हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। ठीक, लचीला पैमाना जानते हो आप लोग, दर्जी के पास जो होता है लचीला पैमाना होता है। संदर्भ बिंदु से क्या तात्पर्य? संदर्भ बिंदु से तात्पर्य है कि जिस बिंदु से हम नाप ले रहे हैं, जिस बिंदु से हम माप रहे हैं, क्या कर रहे हैं? माप रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? संदर्भ बिंदु कहेंगे। चलिए, माने किसी वस्तु की दूरी का निर्धारण किसी नियत वस्तु या बिंदु के सापेक्ष किया जाता है, और इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? संदर्भ बिंदु। आगे है, गति किसे कहते हैं? मानी समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति। समय के साथ अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, जैसे मान लीजिए ये यहीं पे है और यहाँ चला गया, तो यहाँ से यहाँ जाया
गया और उसमें समय लगा जाने में, वो होती है गति। ठीक है ना, क्या होती है गति, मानी समय के संदर्भ में या समय की स्थिति, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। किसी वस्तु की समय के साथ उसकी स्थिति में आए परिवर्तन को ही गति कहते हैं। सरल रेखीय गति किसे कहते हैं, मतलब अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है तो वो सरल रेखीय गति होती है। जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसको हम सरल रेखीय गति कहते हैं, मानी सीधी रेखा में गति करती है, बात यही है। वृत्तीय गति किसे कहते हैं, अगर कोई वस्तु गोल गोल घूम रही है यूं, उसे वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, वृत्तीय गति जानते हो आप लोग, घड़ी में जो वृत्तीय गति होती है, घड़ी जो घूमती है उसकी सुई वृत्तीय गति में घूमती है, पहिया जो घूमता है वृत्तीय गति में घूमता है। ठीक है, कोल्हू का बैल चार तरफ घूमता रहता है ना, तो वृत्तीय गति में घूमता है। आगे है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तब उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। तब उसकी गति क्या कहलाती है, वृत्तीय गति। माने जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तब उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। क्या कहलाती है उसकी गति, वृत्तीय गति कहलाती है। चले आगे, आवर्त गति किसे कहते हैं, आवर्ती गति माने जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है उसे हम क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। आवर्त गति का मतलब होता है ये, अगर कोई वस्तु यूं चल रही है समय के साथ, निश्चित समय के साथ अपनी गति चल रही है, माने कि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है। तो देखो यहाँ ऐसे गई, फिर यहाँ ऐसे गई, फिर वापस यहाँ आ गए, वापस सेम इसका जैसा चला, फिर ये इसका जैसा चला, ऐसे इधर इसका जैसा चल रहा है सेम, तो ये वृत्तीय गति। कौन सी गति है, आवर्त गति है। मापन किसे कहते हैं, मानी किसी अज्ञात मात्रा की किसी अज्ञात मात्रा की उसी प्रकार की ज्ञात मात्रा से तुलना को क्या कहते हैं, ज्ञात मात्रा से तुलना को मापन कहा जाता है। मानी कोई भी अज्ञात चीज है, जैसे मान लीजिए ये है और मैं इसे पैमाना लगा के माप लूँ कि ये भाई साहब 10 सेंटीमीटर का है, तो मैंने इसका क्या कर लिया है, मापन कर लिया है। क्या कर लिया है, मापन। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे मापन करना या मापन। आगे है मात्रक से क्या तात्पर्य है। ठीक है, कोई भी मापन बिना मात्रक के संभव नहीं है, समझो। तो मात्रक होना बेहद जरूरी है, उस चीज का पता लग जाता है कि हम माप किस में रहे हैं। मानी मापन के लिए उपयुक्त ज्ञात निश्चित मात्रा को हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं हम, मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं हम। आगे आ गया है अपना एसआई प्रणाली क्या है। एसआई माने विभिन्न देशों द्वारा मापन के मानक मात्रकों के रूप में स्वीकार की गई अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल सिस्टम, लेकिन लिखते हैं उल्टा है इसको। ठीक है, एसआई। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को एसआई प्रणाली कहा जाता है। अब ये एसआई प्रणाली है क्या, जैसे मान लीजिए कि भाई सभी देश अलग अलग सभ्यता के साथ, अलग अलग नाप के साथ, अलग अलग भाषाओं के साथ पूरे विश्व के अंदर है। तो जब एसआई सिस्टम नहीं था तब किसी दूसरे देश, जैसे अपना भारतीय देख लो, अमेरिका के अंदर जो नापन प्रणाली वो मीटर में नापते थे और हम भाई साहब फीट में चल रहे थे, मील में चल रहे थे। पहले हम ये किलोमीटर नहीं जानते थे, हम जानते थे भाई साहब मील, कि भाई यहां से दौसा कितनी मील, बोले 3 मील, 2 मील, 5 मील। यहां से दिल्ली कितनी मील या कोस। तो अमेरिका में चल रहा था भाई साहब किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। अपने चल रहा था कोस, मील, फीट, इंच, सूत, अपने यहाँ ऐसा चल रहा था। तो बोले ये तो मामला गड़बड़ है कि अगर मैं अमेरिका से तार मंगवाऊं तो वो तो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर में देगा मुझे, और यहाँ मैं फिट में दूंगा। तो वही सिस्टम तो मापना चाहिए, मैं यहाँ से जाके उधर कंफर्टेबल नहीं हूँ। अब वही मापने वाला सिस्टम किलोग्राम, अपने तो भाई साहब शेर, 2 शेर, 3 शेर नापते थे, मन 2 मन ऐसे चलता था।
है ना। और वहाँ नापते थे भाई साहब किलो, 2 किलो। और उधर चले हम इस इधर लंदन की तरफ चले, हम ब्रिटिश की तरफ चले, तो वो भाई साहब पाउंड में नाप रहे थे। तो ये तो भाई साहब मैट्रिक को समझ में नहीं आ रहा। कुछ कुछ अपना अलग ही बाट बढ़ा रखे थे मापने का, अब उसका क्या मान है ना, अपना अलग अलग नाम है। तो बोले नहीं यार ऐसा नहीं बैठेगा, अगर पूरे विश्व के अंदर हमें व्यापार करना है ना, तो पहले तो ये जो सिस्टम है ना ये सही बनाओ यार, जिससे कि लोगों को पता तो चले कि भाई मैं वहां से 1 किलो चांदी मंगवा रहा हूँ और मुझे 1 पाउंड करके यहाँ दे रहा है, तो 1 किलो चांदी 1 पाउंड नॉट इक्वल, बराबर नहीं है। अपने में 1000 ग्राम होता है इधर, उधर पाउंड के अंदर कुछ वो 4500 ग्राम के करीब कुछ का होता है। तो समथिंग इज रॉन्ग। बोले सब सही करो तभी पार पड़ेगी, तभी बिजनेस कर पाएंगे हम ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर। जेनर काउंटर क्या है, जोनेस काउंटर क्या है, ठीक है। जोनेस काउंटर क्या है? जोनेस काउंटर साइकिल के पहिए से जुड़ा होता है और दूरी के मापन के लिए उपयोग किया जाता है। साइकिल या मोटरसाइकिल के पहिए में इसको लगा दिया जाता है, तो ये पहिया कितना घूम रहा है और कितना किलोमीटर चल रहा है उसको ये बताता है, जिसे कहते हैं जोनेस काउंटर। आगे है लघुत्रात्मक पर्सन। कौन सा आ गया है? लघुत्रात्मक पर्सन आ गया है। मान एक समान मापन प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता क्यों हुई? बोले ऑल ओवर द वर्ल्ड में बिजनेस करने के लिए एक समान मापन पद्धति की जरूरत पड़ी हमें। अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर माप अपने को बिजनेस करना है तो ये ऐसा ही सिस्टम होना चाहिए, नहीं तो पार नहीं पड़ेगी, समझ ही नहीं पाएंगे वो कितने में क्या बेच रहा है, ठीक है। तो वो उसके लिए है ना। माने प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, उंगली की लंबाई, उंगली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मापने के मात्रक के रूप में करते थे। परंतु इनमें अंतर के कारण उलझने होती थी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी जमीन को नाप रहा हूँ, जमीन आजकल बहुत महंगी है। अब पहले तो भाई साहब गज में नापते थे, इतनी सी गज यहाँ से लेकर इतनी, एक हाथ, ठीक है। अब मान लीजिए कि मेरे तो भाई साहब मेरे हाथ से नाप ली और उसके हाथ से नाप ली, लेकिन उसका हाथ मेरे से बड़ा था तो उसकी जमीन ज्यादा हो गई, मेरी जमीन कम हो गई। तो ऐसे दिक्कत हुआ करती थी, ठीक है। तो उस सिस्टम को खत्म करने के लिए मापन एक पर्टिकुलर पैमाना पद्धति आई, है ना। इसीलिए किसी एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई, ठीक है। किसी एक समान मापन प्रणाली, माने मापन प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसीलिए पड़ी। कपड़े वाला सिस्टम देख लो कि भाई साहब समझ लो कि कोई व्यक्ति बोले कि हम तो उसके हिसाब से देंगे, गज के हिसाब से, हाथ के हिसाब से नाप के देंगे। और कोई छोटा सा का लड़का बोले तू नाप दे बेटा, जा 5 साल के बच्चे से नपवा दे 10 साल के से, उसका हाथ इतना सा है तो फिर नुकसान हो जाएगा ना अपन। तो ऐसे ना बोले एक पर्टिकुलर सिस्टम ही लाया जाना चाहिए, एक पर्टिकुलर कोई चीज़ होनी चाहिए, उससे नापा जाना चाहिए। मानी कोई वस्तु गतिशील या स्थिर कब कहीं जा सकती है? कोई वस्तु गतिशील या स्थिर कब कही जा सकती है? तो कोई वस्तु गतिशील तब कही जा सकती है जब किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है। मानी क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु गतिशील व स्थिर कब कही जा सकती है? तो गतिशील तब कही जा सकती है कि किसी बिंदु के संदर्भ में अगर कोई वस्तु की गति बदल रही है, वस्तु की स्थिति बदल रही है तो गतिशील है। और यदि किसी बिंदु के संदर्भ में कोई वस्तु की स्थिति बदल ही नहीं रही तो वो स्थिर है, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे स्थिर। तो कोई वस्तु की गति गतिशील तब कही जा सकती है जब किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति के साथ परिवर्तन हो रहा है। स्थिति के साथ क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। यदि किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में माने स्थिति के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो वो क्या कहलाती है? स्थिर कहलाती है। स्थिर का मतलब होता है एक जगह होना, और गतिशील अब आगे आ गया कि वृत्तीय गति और दोलन गति दोनों दोनों ही प्रकृति में आवर्त गति है, दोनों ही प्रकृति में आवर्त गति है। इस कथन को समझाइए इस कथन को क्या करना है? अपने को समझाना है। तो कैसे समझाएं बताओ, जबकि दोनों एक जैसी है सॉरी
चलिए, क्या चाहिए, क्या हो गया? हाँ दे रहा हूँ अभी। ले बेटा, चलो अब बाहर चलो। हम्म, चलिए भाई, ठीक है। तो यदि कोई वस्तु एक निश्चित समांतराल के बाद अपनी गति दोहराती है तो उसकी गति आवर्त गति कहलाती है, ठीक है। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में होती है तब वह बार बार वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है। दोलन करती हुई वस्तु भी इधर उधर गति करती हुई अपनी गति को दोहराती है। इसीलिए कहा जा सकता है कि वृत्तीय गति एवं दोलन गति दोनों ही प्रकृति में आवर्त गति होती है, ठीक है। समझना, मैं समझाता हूं कि अपने पास आवर्त गति, दोलन गति और वृत्तीय गति है ना। कौन सी है? आवर्ती गति है ना, आवर्ती गति। आवर्ती गति दो प्रकार की हो गई। कितने प्रकार की हो गई अपने पास? दो प्रकार की है ना, सॉरी, समझना। जो आवर्त गति है वो दो प्रकार की होगी, तो वृत्तीय गति, एक होगी दोलन गति, ठीक है। तो एक तो होगी वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, और एक हो गई अपनी दोलन गति। क्या हो गई अपनी? दोलन गति, दोलन गति, ठीक है। आवर्ती गति, दोनों के दोनों किस में आते हैं? आवर्ती। मतलब आवर्त गति के अंदर तो क्या होता है? आवर्ती गति के अंदर तो होता है कि जैसे यहां से कोई चीज है तो यूं चल रही है, यूं चल रही है, चल रही, ये और ये सेम पैटर्न है, ये सेम पैटर्न है, ये सेम पैटर्न है, और एक निश्चित टाइम पे बदलती है। जबकि दोलन गति में क्या होता है कि यहां कोई चीज बंधी हुई है, यूं चल रही है, ठीक है, क्या चल रही है? यूं चल रही है। या फिर हम कहें कि वृत्तीय गति के अंदर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इसके चार तरफ ही घूम रहा है, बस यूं चल रहा है। दोलन गति में बस इतना सा कि यहां से इतना इतना चल रहा है, इतना इतना चल रहा है, बाकी पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो शो नहीं कर रहा है ना। तो दोलन गति के अंदर तो इतना ही चल रहा है, जबकि वृत्तीय गति में पूरा चल रहा है। वृत्तीय गति में क्या चल रहा है? पूरा चल रहा है ना। वृत्तीय गति में पूरा चल रहा है, दोलन गति में इतना ही चल रहा है, ठीक है। आगे चलिए, लंबाई मापने वाले उपकरण, लंबाई मापने वाले कुछ उपकरण लचीले पदार्थों से क्यों बने होते हैं? तो देखो, अगर कोई वृत्तीय पदार्थों को, वृत्तीय लंबाइयों को नापना है, आवर्ती लंबाइयों को नापना है, या फिर जिनकी लंबाई यूं घूम घाम के हैं उनको नापना है, तो उसके लिए अपने लचीले पैमाने जरूरी है। तो सभी मापन योग्य वस्तुएं सरल रेखीय स्थिति में नहीं होती हैं। जैसे हमें किसी वृक्ष के तने की मोटाई अथवा अपनी छाती का आकार या किसी वक्र रेखा की लंबाई मापनी हो तो हम सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। सीधे किस पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते? मीटर पैमाने का। इसके लिए हमें लचीले पैमाने या फीते की आवश्यकता होगी, लचीले पैमाने या फीते की आवश्यकता होगी। इसीलिए लंबाई मापने वाले कुछ उपकरण लचीले पदार्थ से बने होते हैं। लंबाई मापने वाले कुछ उपकरण किससे बने होते हैं? लचीले पदार्थ से बने होते हैं। लंबाई के एसआई मात्रक को समझाइए। तो लंबाई का एसआई मात्रक है, उसे क्या करना है? अपने को समझाना है। तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है, जिसे छोटे एम प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। एसआई प्रणाली प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें हम सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें हम मिलीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलीमीटर, एमएम कहते हैं, ठीक है। लंबी दूरी मापने के लिए किलोमीटर मात्रक का उपयोग करते हैं, जो कि 1000 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। इनके बराबर होता है 1000 मीटर के। अब देखो, 1 किलोमीटर बराबर 1000,
1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। माने 1 सेंटीमीटर को 10 टुकड़ों में बांटा गया है जिसे हम mm कहते हैं, 1 मीटर को 100 टुकड़ों में बांटा गया है जिसे हम सेंटीमीटर कहते हैं, और 1 किलोमीटर को 1000 टुकड़ों में बांटा गया है जिसे हम क्या कहते हैं, मीटर कहते हैं। आगे आ गया है कि दोलन गति, क्या आ गया है अपने पास, दोलन गति। दोलन गति किसे कहते हैं और कुछ उदाहरण दीजिए। तो दोलन गति, लोलक की जो गति होती है या फिर झूले की गति होती है उसे हम दोलन गति कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम दोलन गति कहते हैं, झूले की गति को, और जो अपना लोलक होता है उसकी गति को। लोलक कहाँ लगा रहता है, काफी घड़ियों में मिलता है, पेंडुलम वाली घड़ियों में या फिर जो घंटा घर होते हैं उनके अंदर भी दोलन वाला सिस्टम मिलता है। माने दोलन गति किसे कहते हैं और कुछ उदाहरण दीजिए। जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर उधर गति करती है तब उसकी गति दोलन गति कहलाती है। वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलते बच्चे की गति, सितार की डोरी की गति और ये सभी दोलन गति के उदाहरण हैं। ये सभी किसी गति के उदाहरण है, दोलन गति के उदाहरण है। ठीक है, आगे चलते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। मतलब जो 4 लाइन 5 लाइन के आंसर होंगे उन्हें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहेंगे। जो 10 लाइन के होते हैं उसे निम्नात्मक कहते हैं। तो प्राचीन भारत की मापन प्रणालियों के बारे में संक्षिप्त समझाइए। जो प्राचीन भारत में जो मापन प्रणाली थी उनको संक्षिप्त में मानी छोटे रूप में समझाना है। तो समझिए कि प्राचीन काल से भारत में मापन प्रणालियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। ठीक है, देखो भारत के अंदर मापन प्रणाली बार बार बदली है। भारत में जैसे जैसे राजा आते वो अपनी अलग अलग प्रणालियां लाते भाई साहब। कोई तो हाथ से मापने के लाते, कोई तो भाई साहब सण की डंडी से नापने के लिए लाते, कोई भाई साहब जरीब लाते, कोई भाई साहब डंडा लाते, कोई भाई साहब बलांद से नापते, कोई भाई साहब पाँव से नापते, कोई भाई साहब हाथ से नापते। तो जो भी राजा आए अलग अलग उन्होंने कोशिश की कि जो मापने का जो सिस्टम है उसको सुधारा जाए, उसको क्या किया जाए, सुधारा जाए, और काफी प्रयास किया उन्होंने। माने प्राचीन भारतीय साहित्य में कुछ मात्रकों का वर्णन है, जैसे अंगुल, अंगुलिका, चौड़ाई, बहु उंगल, धनुष, योजन आदि। माने किसका, अंगुली का योजन, अंगुलिका भी बोले 4 उंगली की ऐसे। अब कोई खतरनाक आदमी तो उसका तो मोटा हो गया भाई साहब, है ना, मोटी मोटी उंगलियां होंगी। बहु अंगुल, धनुष योजन, ठीक है ना, योजन आदि। इसका उपयोग कलाकृतियों, वास्तुकला और नगर नियोजन में होता था। बढ़ई और दर्जी जैसे पारंपरिक शिल्पकार आज भी अंगुल का उपयोग करते हैं। सिंधु सरस्वती हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन स्थलों से प्राप्त अनेक वस्तुओं में रेखांकित चिन्ह पाए गए, जो पैमाने हो सकते हैं। जो क्या हो सकते हैं, पैमाने हो सकते हैं। तो ये अपना समृद्ध इतिहास रहा है भारत का पैमाने के माध्यम से, जो हड़प्पा है वो काफी पुरानी संस्कृति है। ठीक है, पुरानी सभ्यता है। पैमाने को पढ़ते समय आंख की सही स्थिति क्या होनी चाहिए, चित्र बनाकर समझाएं। तो पैमाने को पढ़ते समय आंख की स्थिति सही होने पर ही शुद्ध मापन प्राप्त किया जा सकता है। पैमाने को पढ़ते समय आंख की सही स्थिति को एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। यदि हम एक पेंसिल को पैमाने के साथ संरेखित कर उसका मापन लेने का प्रयास करते हैं तो हमारी आंख की स्थिति पेंसिल की नोक के ठीक ऊपर होनी चाहिए, जैसे इस चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, अगर मुझे इसकी नापनी है तो यहाँ से देखो कितना लिया है मैंने, 0 लिया है, 0 लिया है यहाँ से, और यहाँ से नाप रहे हैं तो अपनी स्थिति इधर नहीं होनी चाहिए, अपनी स्थिति इधर भी नहीं होनी चाहिए, अपनी ठीक ऊपर होनी चाहिए। यहाँ से यूं सीधा नापेगा, समझ में आ गया, ठीक ऊपर होनी चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, अन्यथा नहीं नाप पाएंगे आप। ठीक है ना, कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। आगे चलिए कि यदि आपको मापने के लिए दिए गए पैमाने के सिरे किसी कारणवश टूट जाए तो क्या आप उसका उपयोग मापन हेतु कर सकते हैं? उदाहरण के लिए समझाइए। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उसका स्टार्टिंग का 2 सेंटीमीटर हट गया,
तो हम उसे 4 सेंटीमीटर से या 5 सेंटीमीटर से नापना प्रारंभ करेंगे। जितनी भी लंबाई होगी उसमें से हम 5 सेंटीमीटर घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। ठीक है, जैसे मेरी लंबाई अगर मैं 5 सेंटीमीटर नीचे से नापना प्रारंभ करूं तो मान लीजिए 65 सेंटीमीटर आ रहा है, तो मेरी लंबाई कितनी होगी? 5 तो नीचे कम है ही, तो 5 मुझे हटाना पड़ेगा, तो 60 ही रहेगी। ठीक है, मानिए यदि हमें मापन के लिए दिए गए पैमाने के सिरे टूटे हैं या शून्यांक स्पष्ट नहीं है, तब भी इसका उपयोग मापन के लिए किया जा सकता है। ऐसे पैमाने के लिए किसी अन्य पूर्णांक जैसे 1.0 सेंटीमीटर का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे सिरे के पाठ्यांक से पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाकर सही मापन ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक सिरे का पाठ्यांक 1.0 सेंटीमीटर है तो दूसरे पैमाने का पाठ्यांक 0.7 सेंटीमीटर हो तो उसकी स्थिति तो वस्तु की स्थिति में 1 सेंटीमीटर हम क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो 7.7 सेंटीमीटर अपना रह जाएगा। ठीक है, मतलब हम घटा देंगे, आगे से जितना लेंगे उतना हम क्या कर लेंगे? घटा देंगे, है ना। आगे आ गया कि मात्रकों के प्रतीक किस प्रकार लिखे जाते हैं, समझाइए। तो मात्रकों के प्रतीक डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का मात्रक यूज ले रहे हैं, किलोमीटर का ले रहे हैं, मीटर का ले रहे हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से हम पहले संख्या लिखेंगे, अंक लिखेंगे, फिर एक अंक का गैप देंगे, फिर वहां मात्रक लिखेंगे। और जो पहले फिक्स दिया हुआ है अपने को वही लिखना है, अपने तरफ से नहीं लगाना है कुछ भी। ठीक है, जैसे किलोमीटर को हम बड़ा तो केर छोटा एम लिखते हैं तो यही लिखना है। मीटर को हम छोटा एम लिखते हैं तो छोटा एम ही लिखना है। एम को छोटा डबल एम बार लिखते हैं, 2 बार लिखते हैं तो यही लिखना है। ये नहीं कि इसको भी हम बड़ा और इसको भी हम बड़ा लिख दें, ना, इसको हम बड़ा लिख दें, ना, इनको भी हम बड़ा लिख दें एम, ना ना, हमें छोटा ही लिखना है। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं कि सभी मापनों के परिणामों को 2 भागों में व्यक्त किया जा सकता है। एक अंक भाग, है ना। मैंने क्या कहा कि जैसे मुझे 10 सेंटीमीटर लिखना है तो 10 सेंटीमीटर लिखूंगा, यहाँ गैप दूंगा, अड़ा के नहीं लिखूंगा। तो एक तो अंक भाग और दूसरा है मापन के मात्रक। मापन के मात्रक के रूप में होता है। मापन के मात्रकों को प्रतीकों के रूप में दर्शाया जाता है। मात्रकों के प्रतीक अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, जो हिंदी में भी वही रहते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही समान रहते हैं। जैसे हम किलोमीटर कहते हैं हिंदी में, तो अंग्रेजी में भी उसे किलोमीटर ही कहेंगे। जैसे कि किलोमीटर का संकेत तो केएम होता है ना। क्या होता है? केएम, किलोमीटर। मीटर का क्या होता है? मीटर छोटा एम होता है। सेंटीमीटर का छोटा सीएम होता है। और मिलीमीटर का क्या होता है? एमएम होता है, छोटा एमएम होता है, लिखा जाता है। और इन संकेतों का पहला अक्षर अंग्रेजी की वर्णमाला का छोटा अक्षर ही होता है ना। मतलब छोटा लेते हैं, मैं भी गलत बोल गया कि अगर मुझे 5 किलोमीटर लिखना है तो छोटा लिखना पड़ेगा, जो के है ये छोटा लिखना पड़ेगा, किलोमीटर बड़ा नहीं लगाऊंगा मैं, मात्रक यदि मुझे यूज लेना है तो। आगे आ गया है कि जब तक कि वह वाक्य के आरंभ में न आए, मात्रकों और उनके संकेतों के बहुवचन नहीं होते। माने इनके बहुवचन नहीं थे। 1 किलोमीटर के लिए भी किलोमीटर और 100 किलोमीटर के लिए भी किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ये नहीं लिखेंगे 100 किलोमीटर। ठीक है, इसीलिए इनके अंत में एस नहीं लगता है। मात्रक के संकेत के अंत में बिंदु का चिन्ह भी नहीं लगाया जाता, बिंदु का चिन्ह भी नहीं लगाया जाता। मापन का परिमाण लिखते समय संख्या और मात्रक के बीच में स्थान छोड़ा जाता है। क्या छोड़ा जाता है? स्थान छोड़ा जाता है। आगे बात समझ में चले। आगे भाई एक स्थान छोड़ा जाता है थोड़ा सा, आगे चलते हैं, थोड़े से और रहे 2-4 सवाल फिर खत्म हो जाएंगे। आगे है कि क्या कोई वस्तु किसी एक ही स्थिति में स्थिर और गतिशील हो सकती है? उदाहरण देकर समझाइए। कोई वस्तु स्थिर है या गतिशील है, इसको निश्चित करने के लिए एक संदर्भ बिंदु महत्वपूर्ण होता है। माने अपने को संदर्भ बिंदु लेना ही लेना है। उदाहरण के लिए माना कि हम एक बस में हैं और
जिसके सभी यात्री बैठे हुए हैं। यदि हम बस में 1 मिनट बाद फिर से देखें तो यात्री अभी भी बस में बैठे हुए ही हैं, अर्थात यात्री की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है। अतः निश्चित ही वे इस तरह, अतः निश्चित ही क्या है, वे इस तरह। ठीक है, समझिएगा इसे कि अगर कोई बिंदु है, पर्टिकुलर है, उसके संदर्भ में हम गतिशील और स्थिर हो सकते हैं। मतलब कि अगर कोई पॉइंट स्थिर है, ठीक है, और वस्तु गतिशील है तो हम वो गतिशील में आएगा। ठीक है, अगर कोई जिस जगह पे हम बैठे हैं वो तो स्थिर है, लेकिन वो किसी वस्तु के अंदर है और वो वस्तु गतिशील है तो फिर गतिशील में आएंगे हम। ठीक है ना। तो ये ऐसा है कि एक ही स्थिति में दो हो सकती है, दो चीजें हो सकती है। तथापि जब हम बस से बाहर देखते हैं तो हम पाते हैं कि वे गतिशील हैं, क्योंकि बाहर की वस्तु के सापेक्ष उनकी गति बदल रही है। इस तरह वस्तु एक ही स्थिति में स्थिर और गतिशील हो सकती है। ऐसी स्थिति में संदर्भ बिंदु महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम बस को संदर्भ बिंदु मानते हैं तो यात्री स्थिर, तथापि बस से बाहर की स्थिति को संदर्भ बिंदु से मानते हैं तो यात्री गति में होता है। किसमें होता है? गति में होता है। आगे चलते हैं। आगे है कि लंबाई मापते समय हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। लंबाई मापते समय हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो लंबाई मापते समय हमें निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। मापन पैमाने को वस्तु के संपर्क में उसकी लंबाई के अनुदिश रखना चाहिए। मतलब अगर जिस वस्तु को मैं माप रहा हूं तो उसे मुझे उसके संदर्भ बिंदु में रखना ही पड़ेगा, मतलब उसके टच करके रखना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे मुझे इस बोर्ड को मापना है तो मैं इसको अड़ा के रखूंगा, दूर से नाप नहीं सकता मैं, मुझे पता नहीं फिर कितना होगा, फिर वो गलत मापन हो जाएगा। कुछ पैमाने के स्तर सिरे टूटे हो सकते हैं या उनमें शून्यांक स्पष्ट नहीं दिखाई देता। ऐसी स्थिति में शून्यांक से माप नहीं लेना चाहिए, बल्कि अन्य किसी पूर्णांक को काम में लिया जाना चाहिए। माप लेने के लिए आंख की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। जिस बिंदु की माप लेनी हो, आंख उसके ठीक सामने होनी चाहिए, मतलब 90 डिग्री पर अटैच होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। निम्नात्मक प्रश्न इसके अंदर एक ही है, क्या है कि गति को समझाते हुए उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए और किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति के समय के साथ होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। स्थिति में हुए इस परिवर्तन को हम दूरी मापने से ज्ञात कर सकते हैं। इससे हम यह पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु किसी गति से संदर्भित रही है। गति कई प्रकार की हो सकती है। ठीक है, सरल रेखीय गति, मन सीधी रेखा में जो गति होगी वो सरल रेखीय गति होगी। सीधी रेखा में गति होगी मतलब एक तरीके से सीधे जाना, सरल रेखीय गति होगी। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल काफी हो सकते हैं, जैसे मार्च पास्ट हो गया, पेड़ का जो फल है ऊपर से नीचे गिरना, सीधी सड़क पे चलना, ये हो गई आपकी कौन सी गति? सरल रेखीय गति। वृत्तीय गति, ठीक है, मानी एक ही बिंदु के संदर्भ में उसके चारों तरफ घूमना वृत्तीय गति कहलाता है। जैसे हम कहें अपने घड़ी की गति, है ना, या फिर अपना जो झूला है उसकी गति, है ना, मैरी गो राउंड की गति। आगे है दोलन गति, जो लोलक होता है उसकी गति या फिर झूले की गति को क्या कहते हैं? हम दोलन गति कहते हैं। मानी एक ही बिंदु के संदर्भ में एक पर्टिकुलर पथ की इधर उधर गति करना दोलन गति कहलाती है। और झूला की और अपना जो पेंडुलम होता है वो सेम ही होती है। आवर्ती गति, आवर्ती गति का मतलब होता है एक पर्टिकुलर समय के साथ पर्टिकुलर पाथ को वापस से दोहराना, उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि भाई ये जो है जैसे समझो ये अपना है, ये भी वृत्तीय गति है। यहाँ से देखो यहाँ जा रहे हैं, कुछ समय लगा, फिर वापस यहीं आ गए, फिर यहीं से चल दिए। या फिर समझो ये वाली गति, मैं यहाँ से यहाँ चला, फिर यहाँ से यहाँ चला, फिर वापस ये चला इतना, तो ये वाला गैप और ये वाला गैप समय के साथ सेम है,
तो ये गति भी कौन सी गति कहलाएगी? अपनी वृत्तीय गति कहलाएगी। यहाँ पर भी यही है कि कोई वस्तु एक निश्चित समांतराल के बाद अपनी गति दोहराती है तो उसकी गति आवर्ती गति कहलाती है। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में होती है तब वह बार बार वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है। दोलन गति करती हुई वस्तु भी इधर उधर गति करते हुए अपनी स्थिति को दोहराती है। इसीलिए वृत्तीय गति और दोलन गति दोनों ही प्रकृति में आवर्ती गति ही होती है। ठीक है, तो भाई चैप्टर हो गया अपना समाप्त। और मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, आप सभी हमारे इस सेशन को लाइक किए होंगे और थोड़ा मज़ा नहीं आया इस चैप्टर में, मुझे भी तबीयत भी वैसे ही ख़राब थी। कोशिश का मैंने की है कि आप लोग समझे होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वाले सेशन में। और लगभग इसके 7 चैप्टरों का और रह रहा है, तो 2-3 दिन में इनको हम ख़त्म करवा देंगे। फिर इसके बाद अपनी जो गणित है छठी की, तो वो पूरी करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।